नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश बरनवाल एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो पार्ट होगा उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट में हम थ्री। नॉर्थ ईस्ट में हम थ्री, ये चौथा चैप्टर होगा। बाकी के 3 चैप्टर हमने पहले पार्ट में कवर किया था, जो कि अपलोड कर दिए थे। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और बहुत ही अच्छा भी लगा हमें भी। अगर आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके पहले पहला पार्ट सुनिए, फिर ये वाला पार्ट देखिए, तब आपको आनंद आएगा। चलिए आज के इस पार्ट में हम देखते हैं कि एंजल की क्या कहानी होती। नॉर्थ ईस्ट में हम थ्री। सर्दी की हल्की हल्की गुनगुनाहट कमरे में तैर रही थी और मैं वहीं खड़ा था जैसे समय थम गया हो। दरवाजे से धीमे कदमों से एंजल कमरे में दाखिल हुई। चेहरे पर एक थकान का साया और होठों पर फीकी सी मुस्कान। उसकी आंखों में कुछ अनकहा सा था, कुछ ऐसा जो उसने कहने की कोशिश नहीं की, लेकिन ऐसा उसके हर भाव में झलक रहा था। मैंने उसकी ओर बढ़कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे दोनों आत्माएं एक हो रही हों। उसकी पतली पतली बाहें मेरी कमर के चारों ओर कस गई और एक क्षण के लिए दुनिया की सारी उलझनें और सारी चिंताएं इस आलिंगन में विलीन हो गई। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर धीरे धीरे सरकती हुई रुकी, जैसे वह इस पल को अपने भीतर गहराई से उतार लेना चाहती हो। एंजल ने अपना सिर मेरे कंधे पर टिकाया। उसकी सांसों की गर्मी मेरी त्वचा से होकर मेरे दिल तक पहुंच रही थी। उसके बदन की थकी सी खुशबू जो ऑफिस की भाग दौड़ में दब गई थी, अब कमरे में फैलने लगी। मैं महसूस कर सकता था कि वह इस पल में हर सांस के साथ मुझे महसूस कर रही थी, मेरी उपस्थिति को अपनी आत्मा में बसाने की कोशिश कर रही थी। वाह बिश्नोई जी वाह! किसी प्रेमी के मन की बात को आपने कितने ढंग से अपने पुस्तक में लिखा है, ये व्याख्या करना बहुत ही कठिन होता है। चलिए आगे देखते हैं। उसकी थकी हुई आंखों के नीचे हल्की सी स्याह परछाइयाँ थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, एक ऐसी चमक जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। वह चाहती थी कि यह पल ठहर जाए, कि यह आलिंगन उसकी थकी हुई आत्मा के लिए एक आरामदायक जगह बन जाए। तुम्हारी खुशबू, एंजल ने धीरे से कहा। तुम्हारी खुशबू, एंजल ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में थकान और सुकून का अनूठा मिश्रण था। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता का एक छोटा सा सागर लहराने लगा। मैंने हल्के से उसके माथे को चूमा और उस एक पल में ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी जटिलताएं, सारे सवाल और सारे अधूरे जवाब कहीं दूर छूट गए हों। केवल हम थे एक दूसरे के पास, एक दूसरे के आलिंगन में। उस रात में होटल के कमरे का हर कोना जैसे एक अलग ही दुनिया में बदल गया था। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी जो दीवारों पर हमारे प्रेम की छायाएं बुन रही थी। टेबल पर एक ही थाली में रखा हुआ खाना, जिसमें से उठती भाप और मसालों की सुगंध हमारे बीच की दूरी को पिघला रही थी। हम दोनों ने बगैर कुछ कहे ही एक साथ खाना खाना शुरू किया। एंजल का हाथ जब मेरे हाथ से टकराया तो दिल में एक अजब सी सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों में गहराई थी, मानो वो खुद एक समुंदर हो और मैं उसमें धीरे धीरे डूब रहा था। खाना खत्म करने के बाद हम खिड़की के पास बैठ गए। बाहर का आसमान गहरे नीले रंग का था, जैसे कि उसमें रात ने अपनी सारी गहराई और शांति उड़ेल दी हो। देखो, एंजल ने धीरे से कहा और आसमान की ओर इशारा किया। मैंने उस पल में मुझे ऐसे लगा जैसे आसमान भी हमारे प्रेम का साक्षी बन रहा हो, जैसे वो तारा हमारी ख्वाहिशों का पैगाम लेकर चला गया हो। अगले दिन मैंने और एंजल ने अपनी अरुणाचल प्रदेश की रोमांटिक यात्रा शुरू की।
जहां हमें सुरम्य पहाड़, बर्फीली धुंध, प्रसिद्ध बौद्ध मठ, दर्रे और शांत झीलें देखने को मिली। यह यात्रा हमारे लिए बहुत खास थी और दोनों ने इसे यादगार बनाने के लिए उत्साहित थे। जब हम रोइंग पहुंचे तो साफ सुथरी नदियों और बर्फ से ढके पहाड़ों ने उनका स्वागत किया। मैंने एंजल की ओर देखते हुए शायराना अंदाज में कहा, तेरी आंखों की चमक से भी ज्यादा साफ हैं यहाँ की नदियाँ और तेरे प्यार से भी गहरे हैं यहाँ के पहाड़। तेरे प्यार से भी गहरे हैं यहाँ के पहाड़। ये नदियाँ बहती हैं जैसे हमारे दिलों के बीच का एहसास। हर झरना गाता है प्रेम का गीत, हर बूंद में है तेरी मिठास। ये शांत वादियाँ जैसे हमारे दिलों का मेल, तेरे साथ हर सफ़र है खास, ग्रीस जैसे प्रेम का खेल। एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह ग्रीस वाह, यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ तुम्हारी शायरी भी कमाल की है। वैसे सच में ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। तवांग मठ की ओर बढ़ते हुए मैंने एंजल से मजाक में कहा, एंजल क्या पता यहाँ के मठवासी भी हमारी तरह रोमांटिक हो जाए और हमसे कुछ शायरी सीख लें। गिरीश, अगर ऐसा हुआ तो हम तवांग मठ के पहले शायरी गुरु बन जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो हम पहले गुरु बन जाएंगे शायरी के। एंजल, इन पहाड़ों की खूबसूरती के सामने तुम्हारी खूबसूरती भी फीकी पड़ जाती है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ये बात तुम सच में मानते हो तो इसका मतलब तुमने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। सच कहूँ तो तुम्हारी खूबसूरती ऐसी है कि मैंने खुद को देखना ही छोड़ दिया। वाह क्या बात है, लेकिन एक बात बताओ, ये सब बातें तुम दिल से कह रहे हो? उन्होंने कहा, दिल से, और दिल भी ऐसा कि तुम्हें देखे बगैर धड़कना ही भूल जाए, और दिल भी ऐसा कि तुम्हें देखे बगैर धड़कना भी भूल जाए। तुम्हारी हंसी उस झरने की तरह है जो मेरी जिंदगी में मीठा संगीत घोल देती है, और तुम्हारी बातें उन फूलों की तरह है जो कभी कभी कड़ी धूप में भी खिल उठते हैं। एक बात और कहूँ गिरीश, तुम अपने ख्वाब मुझे दे दो, मैं उन्हें अपने सीने से छुपाकर पलकों पर सजा कर रखूंगी। जब तक पूरे ना हो जाए उनकी हिफाजत करूंगी। कुछ तो बोलो, मुझे तुम्हारी चुप्पी बहुत चुभती है, उसने कहा। सांगेसर लेक पर पहुंचते ही बर्फीली धुंध ने हम दोनों को घेर लिया। मैंने ये धुंध हमारे प्यार को और भी रोमांटिक बना रही है। हाँ, और इस झील की तरह हमारी मोहब्बत भी बर्फ सी ठंडी और सुकून देने वाली है, एंजल ने जवाब दिया। जीरो वैली की खूबसूरती देखते ही मैंने कहा, एंजल, ये वैली हमारे प्यार की गहराई को बयां कर रही है। यहाँ का शांत वातावरण हमारे दिलों की तरह ही है और शांत और खुशहाल है। गिरीश, तुम्हारी बातें और ये वादियाँ दोनों ही मेरे दिल को खुश कर देती हैं। वैसे यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता सच में बेमिसाल है, एंजल ने हंसते हुए कहा। एंजल, इस नदी की धाराओं में बहती है हमारी मोहब्बत, और इस बहाव में हम दोनों मिलकर जीवन की हर कठिनाई को पार करेंगे, एंजल ने शायराना अंदाज में जवाब दिया। एंजल, अगर रात में डर लगे, यदि रात को डर लगे तो बता देना, मैं सुपरमैन बन जाऊंगा कैंपिंग के दौरान, मैंने मजाक में कहा। और अगर सुपरमैन थक जाए तो मैं उसे कहानियां सुनाकर सुला दूंगी। अरुणाचल प्रदेश की रंग बिरंगी संस्कृति को देखते हुए मैंने कहा, एंजल, यहाँ की संस्कृति हमारी जिंदगी की तरह रंग बिरंगी ही है। हाँ, और हर रंग में नई खुशियाँ और अनुभव देता है। इसके बाद हमारा पड़ाव तवांग मॉनेस्ट्री था। वहाँ हम दोनों शांति की अनुभूति कर रहे थे।
गिरीश, यहाँ की शांति हमारे रिश्तों को और मजबूत बना रही है, उन्होंने हंसते हुए कहा। हाँ, और यहाँ की सुंदरता तुम्हारी सुंदरता को टक्कर दे रही है। तवांग की खूबसूरत झील सांगेसर अर्थात माधुरी लेक पर चलते हुए मैंने मजाक में पूछा, एंजल, अगर ये झील तुम्हारी खूबसूरती से जलन करे तो मैं उसे बता दूंगी कि तुम्हारी तारीफें मेरी खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं। जंगल सफारी के दौरान एक हिरण देखकर एंजल ने कहा, गिरीश, देखो ये हिरण कितना सुंदर है, ये हिरण कितना सुंदर है। एंजल ने कहा, एंजल, ये हिरण तो तुम्हारी तारीफ कर रहा है कि तुम उससे भी सुंदर हो। एंजल, ये हिरण तो तुम्हारी तारीफ कर रहा है कि तुम उससे भी सुंदर हो। ये बात गिरीश ने कही एंजल से। एंजल ने हंसते हुए जवाब दिया, ओह गिरीश, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम्हारी बातों में मिठास है जैसे यहाँ की चाय में, और तुम्हारी हंसी में वो मिठास है जो इस यात्रा को और भी खास बना दे रही है। दिन धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान पर हल्की हल्की सुनहरी आभा बिखरने लगी थी। हम दोनों पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव में ठहरे थे और मैं, एंजल उस शांत झील के किनारे बैठे थे जहां से दूर तक फैली प्रकृति की खूबसूरती हर ओर बिखरी पड़ी थी। हवा में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे पहाड़ों ने उसे अपनी गोद में समेट लिया हो। क्या बात है, सचमुच अपने मन पसंदीदा इंसान के साथ घूमने में या फिर अपने क्लास फेलो और अपने क्लासमेट के साथ घूमने में कितना आनंद आता है, शायद इसकी व्याख्या करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। मेरा भी एक स्वप्न है कि मैं भी अपने क्लास फेलो और अपने क्लासमेट के साथ कहीं दूर सफ़र पर घूमने जाऊं, और शायद मेरा ये स्वप्न पूरा भी हो जाएगा इसी वर्ष में 29 दिसंबर को। चलिए आगे देखते हैं। दिन धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान पर हल्की हल्की सुनहरी आभा बिखरने लगी थी। हम दोनों पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव में ठहरे थे। मैं और एंजल उस शांत झील के किनारे बैठे थे जहां से दूर तक फैली प्रकृति की खूबसूरती हर ओर बिखरी पड़ी थी। हवा में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे पहाड़ों ने उसे अपनी गोद में समेट लिया हो। मैंने अपना कैमरा उठाया और चारों ओर नजर घुमाई। जैसे ही कैमरे का लेंस दूर तक फैली दूधिया रंग के पानी पर गया, मैं उसकी सुंदरता से सम्मोहित हो गया। कैमरे के स्क्रीन पर जो नज़ारा था वह किसी स्वप्न से कम नहीं था। दूर दूर तक फैली हुई नदी जो किसी चांदी की धारा चमक रही थी, उसके किनारे ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़ जो मानो आसमान को छूने की कोशिश कर रहे थे। पहाड़ों की चोटी पर बर्फ का सफ़ेद रंग भी धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में ढल रहा था। मैंने कैमरा नीचे रखा और एंजल की ओर देखा। वह भी इस नज़ारे को देख रही थी। उसकी आंखों में असीम शांति और सुकून था, जैसे यह दृश्य उसकी सारी परेशानियों को बहा ले गया हो। कितना सुंदर प्राकृतिक नज़ारा है ना? मैंने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा। एंजल ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक चमक थी। हाँ, यह जगह मानो स्वर्ग की कोई तस्वीर है। लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। हाँ, जहाँ बस शांति और सुंदरता का ही वास है। अरुणाचल प्रदेश की सुरम्य पहाड़ियों में हमारी गाड़ी धीरे धीरे धुंध में खोती जा रही थी। बर्फीली हवाएं और चारों ओर फैली सफ़ेदी रोमांच को बढ़ा रही थी। एंजल ने अचानक ठिठोली मारते हुए कहा, गिरीश, तुम्हें पता है, अगर यहाँ हमें कोई यति या बर्फ का आदमी मिल जाए तो क्या करोगे? अरे, यति मिला तो उससे तुम्हारी ही सिफारिश कर दूंगा कि इसे पकड़ो, मेरी जान के पीछे पड़ी रहती है।
मैंने मजाकिया लहजे में जवाब दिया। एंजल ठहाका मारकर हंसी। वाह, तुम तो खुद को हीरो समझते हो। वैसे अगर यति को तुम्हारे जैसा लड़का मिल जाए तो यति भी वहाँ से भाग जाए। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन याद रखना, मैं जहाँ जाऊँगा तुम्हें भी अपने साथ ही ले जाऊँगा, यति के साथ भी और बिना उसके भी। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उस पल में ठिठोली के पीछे छिपी हमारी गहरी भावना भी साफ झलक रही थी। बर्फीली हवाएं भी मानो हमारी हंसी के साथ खेल रही थी। पहाड़ों की खामोशी के बीच हम अपनी इस यात्रा को हर पल यादगार बना रहे थे। उसकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों इस पल को कितनी शिद्दत से महसूस कर रहे थे। कुदरत की यह खूबसूरती हमारे बीच की हर दूरी को मिटा रही थी। इस पल में हमारे बीच कोई अनबन, कोई असहमति नहीं थी। हमारी अरुणाचल की यात्रा बहुत ही आनंददायक रही। अरुणाचल की यात्रा की अंतिम घड़ी में मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ। ये कविता आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए। ये जो कविता है, एंजल की खूबसूरती और प्रकृति की खूबसूरती का कंपैरिजन कराया गया है। चलिए आपको सुनाते हैं। प्रकृति ने दी बेपनाह खूबसूरती, संपदा और सांस्कृतिक विविधता। हमारी प्रेम कहानी की अनमोल धरोहर, अरुणाचल की वह स्वर्णिम युगता। इस पर्वतीय प्रदेश की सुंदरता में हमारे दिलों का अटूट बंधन। हर वादी, हर झील, हर नदियाँ बनी हमारी प्रेम की दास्तान। हम दोनों की प्रेम यात्रा अरुणाचल की धरती पर रच गई। हर पग, हर कदम, हर क्षण प्रेम की महक से भर गई। अरुणाचल प्रदेश की सुरम्य पहाड़ियों और बर्फीली धुंध में खो जाने का ख्याल ही मुझे और एंजल को रोमांचित कर रहा था। हम दोनों अपने रोमांटिक और हंसी ठिठोली भरे अंदाज में इस खूबसूरत प्रदेश की सैर कर रहे थे। रोइंग की सफाई और प्राकृतिक सुंदरता को देखकर एंजल ने गिरीश से कहा, गिरीश, यहाँ की नदियाँ कितनी साफ हैं। ये जगह तो सच में स्वर्ग जैसी है। गिरीश ने हंसते हुए कहा, और हाँ एंजल, और तुम्हारी मुस्कान इस स्वर्ग को और भी दिव्य बना रही है। ने शरारत से जवाब दिया, अगर ये स्वर्ग है तो तुम देवदूत हो। अगर ये स्वर्ग है तो तुम देवदूत हो और तुम परी। मैंने झूठी विनम्रता से कहा, यह सूर्यास्त सुंदर है लेकिन तुम्हारे जैसा सुंदर नहीं, मैंने कहा। इसके बाद हम तवांग मॉनेस्ट्री पहुँचे। बौद्ध मठ की शांति और अद्भुत वास्तुकला ने दोनों को मोहित कर दिया। मैंने एंजल से कहा, एंजल, इस मठ की शांति और तुम्हारी आवाज़ की कोमलता दोनों में बहुत समानता है। एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इतने रोमांटिक होते जाओगे तो मुझे भी कविता लिखनी आ जाएगी। जब हम जीरो वैली पहुँचे तो वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। एंजल ने कहा, गिरीश, यहाँ की वातावरण कितनी शांत है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की चिंता खत्म हो गई है। मैंने मजाक में कहा, हाँ एंजल, यहाँ की शांति से तो यह लगता है जैसे तुम्हारे बिना जीवन भी शांत हो सकता है। एंजल ने तुरंत हंसते हुए जवाब दिया, तो क्या तुम मुझे यहाँ छोड़कर जाने का सोच रहे हो? नहीं नहीं एंजल, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हारे बिना तो यह जगह भी अधूरी है। हम कामेंग नदी के किनारे पहुँचे, जहाँ की साफ नीली जलधारा ने हमें अपने आकर्षण से बांध लिया। एंजल ने मुझसे कहा, गिरीश, ये नदी कितनी सुंदर है। क्या तुम जानते हो, इस नदी का पानी पीने से उम्र बढ़ जाती है। अगर ऐसा है तो मैं पूरी नदी पी जाऊंगा ताकि तुम्हारे साथ कई जन्म बिता सकूं। एंजल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा,
अरे गिरीश, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो हमें यहाँ की और भी जगहें देखनी है। शुभ नसीरी नदी के किनारे हम दोनों ने एक छोटी सी पिकनिक मनाई। मैंने खाने का डिब्बा खोलते हुए कहा, एंजल, ये अरुणाचली खाना कितना स्वादिष्ट है। वैसे तुम्हारे हाथ के खाने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तारीफें मुझे रोज कुछ नया बनाने की प्रेरणा देती हैं। लोहित नदी के किनारे की यात्रा के दौरान हम एक झरने के पास पहुंचे। मैंने एंजल से कहा, एंजल, इस झरने की तरह हमारे प्यार की भी अनंत धारा है। अगर हमारा प्यार इस झरने जैसा है तो मुझे संभालने के लिए एक नाव चाहिए। नाव की क्या जरूरत, मैं ही तुम्हारा खेवटिया बन जाऊंगा। अंत में हम तिरप नदी के किनारे पहुंचे। एंजल ने कहा, गिरीश, इस नदी का किनारा कितना शांत और सुंदर है। यहाँ बैठकर तो घंटों बातें की जा सकती हैं। हाँ, और अगर हमारी बातें खत्म हो जाए तो हम आंखों का सहारा भी ले सकते हैं। एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे गिरीश, तुम्हारे साथ तो हर पल एक नई कहानी होती है। जब तुम पास होती हो तो सब कुछ सही लगता है, जब तुम दूर होती हो तो सब कुछ खाली लगता है। अच्छा, तुम्हारी गोद में मैंने खुद को खो दिया। मैंने कहा, प्रेम में पड़ने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि इतनी खूबसूरत दुनिया भी हो सकती है। उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखों में देखते हुए मैं खुद को भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम्हारी आंखों से ज़्यादा सुंदर कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, मेरे दिल को पूरा करने वाला एकमात्र शब्द तुम हो। तुम मेरी दुनिया हो और मैं तुम्हारा हर वो ख्वाब पूरा करूँगा जो तुम्हारी आंखों में है। मैंने कहा, अच्छा, बढ़िया पंचलाइन है। तुम्हारी मुस्कान ही मेरे जीने की वजह है। गिरीश, एक बात बोलूं, एक दिन आएगा जब हमारी कहानियां कभी नहीं भुलाई जाएंगी। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम मेरी हो तो मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ, किसी से भी जीत सकता हूँ। तुम वीर और पराक्रमी हो। उन्होंने हंसते हुए कहा, हम दोनों पैदल चल रहे थे। एक खामोशी की सरगर्मी के बीच सड़कों पर हल्की हल्की रोशनी थी और उस शांत रात की हवाएं हमारी सांसों को छू रही थी। एंजल मेरे पास थी, इतनी करीब कि उसकी नज़दीकी का एहसास मुझे अंदर तक महसूस हो रहा था। हमारे कदम सिंक में चल रहे थे, जैसे हमारी सोच और धड़कनें एक ही ताल में बंधी हों। कभी कभी हमारे हाथ अनजाने में छू जाते। उस एक छोटे से स्पर्श में जैसी पूरी दुनिया थम जाती। उस लम्हे में ऐसा महसूस होता कि जब कुछ रुक गया हो, सब कुछ रुक गया है, जैसे हम दोनों के बीच की दुनिया अचानक खत्म हो गई हो और बस वही हल्का सा स्पर्श रह गया हो। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो भी उस क्षण की गहराई को महसूस कर रही हो। हम दोनों कुछ नहीं बोले, लेकिन वो खामोशी हमारे बीच एक अलग ही संवाद बुन रही थी। मुझे यकीन था कि वो भी वही महसूस कर रही थी जो मैं कर रहा था। एक अजीब सी कशिश जो ना शब्दों में बयां की जा सकती थी और ना ही नज़रअंदाज की जा सकती थी। हमारी उंगलियां फिर से एक दूसरे से छू गई। इस बार मैंने अपने हाथ को थोड़ा और करीब किया, जैसे अनजाने में उस स्पर्श को महसूस करना चाहता हूँ। फिर उसने भी मेरी उंगलियों को हल्का सा थाम लिया। वो क्षण, वाह, वो क्षण किसी प्रेम कहानी का सबसे खूबसूरत पन्ना था, जो शायद न कभी लिखा गया था और न कभी लिखा जाएगा, लेकिन हम दोनों उसे जी रहे थे। प्रपोजल के बाद यह हमारी पहली बड़ी यात्रा थी और दोनों ही इसे लेकर बहुत उत्साहित थे। हम सबसे पहले मेघालय पहुँचे, जहाँ बादलों के देश की खूबसूरती ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। इस तरह मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की इस रोमांटिक यात्रा में मैंने और एंजल ने न केवल इन अद्भुत स्थलों का आनंद लिया, बल्कि एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और प्यार भरे पल भी साझा किए।
इस यात्रा ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत और खास बना दिया। उस पल में दुनिया के सारे सवाल बेकार हो गए थे। बस हम थे, हमारा साथ था और वो अदृश्य धागा जो हमारे दिलों को एक दूसरे से बांध रहा था। क्या बात है कैलाश मंजू बिश्नोई जी, आपने तो प्रेम को आसमान तक छुआ दिया और ऐसा ऐसा कंपैरिजन कराया प्रकृति से एंजल का कि कोई बात ही नहीं है उसकी। क्या, चलिए अगला पार्ट देखते हैं। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगला पार्ट देखते हैं। अगला है किस्से में हम। 5वां चैप्टर है किस्से में हम। बाड़मेर से 70 किलोमीटर दूर गुड़ामलानी ग्राम पंचायत का चौपाल हमेशा की तरह हलचल से भरा हुआ था। खेजड़ी और पीपल के पेड़ के नीचे बिछी खाटों पर बुजुर्ग, युवक, महिलाएं और बच्चे सब जमा थे। सही राम चाचा ने बीड़ी का कस खींचते हुए कहा, अरे सुनील, ये गिरीश और एंजल का क्या चक्कर है? सारा गांव इन दोनों की ही बातें कर रहा है। IAS अफसर ने लेखक को दिल दे दिया है ना मजेदार बात? सुनील, जो गांव का सबसे बड़ा गॉसिप मैन था, तुरंत बोल पड़ा, अरे चाचा क्या बताएं, दोनों की कहानी तो पूरी फिल्मी है। एंजल अपने ऊंचे ऊंचे बागों में रहने वाली और गिरीश बेचारा यहाँ के मटमैले पन्नों में कहानियाँ लिखने वाला। कहो तो ये तो कहानी में ट्विस्ट वाला मामला है। अनिल, जो थोड़ा शरारती किस्म का युवक था, हंसते हुए बोला, अरे चाचा, वैसे सुनील भैया, सुना है कि गिरीश ने एंजल के लिए पूरी किताबें लिख मारी है। अब देखो, हमारी तरफ से कोई लड़की होती तो बेचारे को बस सगाई के कार्ड ही मिलते। चाचा ने अपनी मूछें ताव देते हुए कहा, अबे अनिल, तुम्हारी पीढ़ी को क्या समझ आएगा ये प्रेम व्रेम की बात। तुम्हारे लिए तो प्रेम मतलब मोबाइल रिचार्ज और इंस्टाग्राम की डीपी। तुम्हारे प्रेम का मतलब तो इंस्टाग्राम और मोबाइल रिचार्ज और इंस्टाग्राम की डीपी। और ये गिरीश मियाँ, भाई वाह, कलम से दिल जीत लिया। सुनील ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे चाचा, गिरीश ने तो दिल जीता है, पर उसका क्या? जब एंजल के घर वालों ने गिरीश को देखकर कहा होगा, बेटा ये तो IAS की शादी है, यहाँ कहानियों से पेट नहीं भरता। बेचारे की हालत तो ऐसी हुई होगी जैसे खेत में बिना पानी की फसल। अनिल फिर ठहाका मारते हुए बोला, चाचा, अब गिरीश भाई को कह दो अपने लिखने की स्पीड बढ़ा ले। कहानी ऐसी ना हो कि एंजल SDM से कलेक्टर बन जाए और गिरीश अभी भी शादी का उपन्यास लिख रहा हो। सही राम चाचा ने हंसते हुए कहा, सही कहा, अब गिरीश को समझाओ प्रेम पत्र लिखने के चक्कर में मत पड़े। ये जमाना अब चेक बुक का है, जो लिखने की ताकत चेक में है वो किताब में कहाँ। सभी जोर जोर से हंस पड़े। सुनील ने हंसते हंसते कहा, हाँ चाचा, गिरीश की कहानी तो बढ़िया है, पर लगता है कि एंजल के घर वालों ने पहले ही पटकथा लिख ली है। गिरीश को अपनी स्टोरी में नए किरदार ढूंढने पड़ेंगे। अनिल ने मजे लेते हुए कहा, चाचा, वैसे गिरीश को कौन समझाए कि प्रेम कहानियों में ट्विस्ट का मजा तब आता है जब हीरो बैंक बैलेंस वाला हो, बाकी सब तो बस किताब की ही बातें हैं। सुना है गिरीश की किताब ने जबरदस्त कमाई की है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से BA द्वितीय के छात्र अजय ने कहा। चाचा ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ रे, ये दुनिया अब समझने वाली नहीं रही। प्रेम भी अब अकाउंट बैलेंस और जॉब पोजीशन से चलता है। ये दुनिया अब समझने वाली नहीं रही। प्रेम भी अब अकाउंट बैलेंस और जॉब पोजीशन से चलता है। वैसे ये गिरीश और एंजल की कहानी कुछ दिनों तक चौपाल पर चर्चा का विषय जरूर बनी रहेगी। तब तक एंजल के ट्रांसफ़र और गिरीश के उपन्यास के अगले पार्ट 2 का इंतज़ार करो।
सब ने एक बार फिर ठहाके लगाए। यार, तुम लोगों ने सुना है वो आईएएस एंजल और गिरीश लेखक के बीच की लव स्टोरी पहले कितनी रोमांटिक फिर कितनी हृदय विदारक है। गांव के एक किशोर रविंद्र ने कहा, हाँ सुना तो है। कहते हैं कि एंजल ने आईएएस की बेहतरीन जॉब को करियर बना लिया और गिरीश ने एंजल की कहानी पर उपन्यास लिखकर एंजल के किरदार को अमर कर दिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, इतना बड़ा अधिकारी और एक लेखक के बीच ये मेल हुआ कैसे। 80 साल के रामू दादा ने कहा, आईएएस की तैयारी के दिनों की स्टोरी है। प्यार में कौन सा पद और पैसा देखता है, दिल की बात होती है। और एंजल और गिरीश की कहानी तो दिल छू लेने वाली है। एमए फाइनल में पढ़ने वाले सूरज ने कहा, सही कहा सूरज, मुझे तो गिरीश का समर्पण और एंजल का संघर्ष सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है। गिरीश ने अपनी किताब में उसके संघर्ष और प्यार को बखूबी दर्शाया। उनकी किताबें तो खूब पढ़ी जा रही हैं। हाँ, ये तो है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाए। असली कहानी वह है जो दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाए। बिल्कुल। और हमें उनकी कहानी से यह भी समझना चाहिए कि अपने सपनों का पीछा करते हुए हम अपने समाज और संकट के साथियों को नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कैलाश मंजू बिश्नोई जी अपनी कहानी से लोगों को कैसे प्रेरित कर रहे हैं कि आज का जो प्रेम है वो प्रेम नहीं बल्कि बैंक बैलेंस से ही प्रेम है। अगर आपके पास बैंक बैलेंस है तो आपका प्रेम भी अमर है, आपका प्रेम भी बखूबी साथ निभाएगा। चलिए अगला पार्ट पढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं। आपसे निवेदन है कि यदि आपको हमारी आवाज़ और कैलाश मंजू बिश्नोई के द्वारा लिखी गई ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आपको ये कहानी वास्तव में पढ़नी है तो अमेजॉन से आप बुक कर लीजिए, आपके घर तक आ जाएगी। मैं उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। जो पार्ट है वो है एंजल की सगाई। ये 6वां चैप्टर है, एंजल की सगाई। चलो देखते हैं। एक विचित्र सुबह थी, 18 अगस्त 2022 का दिन। हवा में एक बेचैनी तैर रही थी, जैसे किसी अदृश्य संकट का पूर्वाभास हो। दोस्तों के बीच की बातचीत में कुछ ऐसा सुनने को मिला जिससे मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मेरी गर्लफ्रेंड एंजल की सगाई की बात हो रही थी, वह भी किसी आईएएस अधिकारी से जिसे उसके माता पिता ने चुना था। मन में एक अनजाना डर घर कर गया। मैं जानता था कि एंजल मुझसे प्यार करती है, लेकिन क्या यह प्रेम इन सभी सामाजिक बाधाओं और परिवार के दबावों के आगे टिक पाएगा? सच में दोस्तों, ये तो सबके साथ होता है। यदि आप सफल हुए तो वो आपकी, और सफल नहीं हुए तो वो किसी और की। चलिए आगे देखते हैं। दिन भर मैं इसी सोच में डूबा रहा। दोस्तों की बातें कानों में गूंज रही थी। आईएएस विक्रम से सगाई तय होने जा रही है। एंजल के परिवार वालों ने यह बड़ा फैसला किया है। ये बातें मेरी सोच को जैसे थामे जा रही थी। एक और मेरा प्यार था, दूसरी ओर एक ऐसा अधिकारी जिसका नाम और कद काफी बड़ा था। मन में एक ही ख्याल आया, मुझे कुछ करना होगा, किसी तरह इस सगाई को रोकना होगा। सोचते सोचते मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैंने सीधे उस अधिकारी विक्रम जी को फोन करने का निश्चय किया। हाँ, शायद यह साहसी कदम था, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प ही नहीं था। मैंने उसका नंबर ढूंढा और कुछ हिचकिचाते हुए उसे डायल किया। फोन की घंटी बजी और दूसरी ओर से विक्रम की आवाज़ सुनाई दी, सधी हुई, आत्मविश्वास से भरी। उसने जैसे ही फोन उठाया, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन
मैंने अपनी आवाज़ को यथासंभव स्थिर रखते हुए कहा, हेलो विक्रम सर, मेरा नाम गिरीश है। मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी शंका थी। जी कहिए। मैंने गहरी सांस ली और सीधे मुद्दे पर आ गया। मैं और एंजल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों साथ हैं और आपसे एक निवेदन है कि आप यह सगाई ना करें। यह रिश्ता हम दोनों के प्यार के बीच में आ रहा है। आईएएस अधिकारी महोदय विक्रम जी कुछ पल के लिए चुप हो गए। मेरे दिल में यह डर था कि वह मेरी बात को मजाक समझेगा या फिर सीधे इनकार कर देगा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने मुझे हैरान कर दिया। उसने संयम से कहा, देखिए, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। अगर एंजल आपसे प्यार करती है और उसकी खुशी इसमें है तो मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए दबाव नहीं डालूंगा। आप निश्चिंत रहें, मैं यह सगाई नहीं करूँगा। वाह, यह निवेदन करने वाला भी विचित्र है और निवेदन को सुनने वाला भी विचित्र है। कितनी अच्छी बात हो गई। दोस्तों, यदि आप विक्रम सर के जगह होते तो क्या आप भी इतनी ही विनम्रता से बात कर पाते? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। विक्रम की यह बात सुनकर मेरे दिल से जैसे एक बड़ा बोझ उतर गया हो। उसकी बातों में एक अजीब सी शांति और संवेदनशीलता थी जिसने मेरे डर को दूर कर दिया। मैंने उसे धन्यवाद कहा और फ़ोन रख दिया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक बड़ी मुसीबत टाल दी थी। विक्रम का रिश्ता ठुकराना मेरे लिए एक बड़ी राहत थी। हालांकि मुझे मालूम था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, फिर भी इस वक्त मैं सुकून में था। 3 दिन बाद एंजल की मां अनीता जी आईएएस अधिकारी विक्रम के परिवार से मिलने जा रही थी। यह सोचकर उनका दिल गर्व से भरा हुआ था। एक आईएएस अधिकारी के साथ अपनी बेटी का रिश्ता जुड़ना किसी सपने के सच होने जैसा था। उनका मानना था कि यह रिश्ता एंजल की जिंदगी को नए आयाम पर ले जाएगा। विक्रम के माता पिता ने उनका स्वागत किया। दरवाजे पर आते ही विक्रम की मां ने उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया और सभी गर्मजोशी से मिले। घर का माहौल बेहद अच्छा था। विक्रम के माता पिता अपने बेटे की कामयाबी पर गर्वित थे और यह बात चर्चा का मुख्य विषय भी थी। चाय पानी और मिठाइयों का दौर शुरू हुआ और बातों का सिलसिला रिश्ते की तरफ मुड़ गया। विक्रम की मां ने बड़ी विनम्रता से कहा, हमने एंजल के बारे में बहुत सुना है। विक्रम भी बहुत अच्छा लड़का है। दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। एंजल की मां ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। जी, हमारी भी यही इच्छा है कि दोनों एक साथ हों। एंजल भी आईएएस है और दोनों मिलकर एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। यह बात सुनकर विक्रम के पिता ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल, एक ही परिवार में 2 आईएएस होने से क्या हो सकता है। सोचिए कितना प्रभावशाली परिवार बन जाएगा हमारा। लेकिन इससे पहले कि यह रिश्ता पक्का होता, विक्रम के माता पिता ने अपने बेटे से फ़ोन पर बात करने का फैसला किया। विक्रम इन दिनों अपनी आईएएस की ट्रेनिंग में व्यस्त था और किसी भी पारिवारिक मामले में खुद को बहुत हद तक अलग रख रहा था। जब उन्होंने विक्रम से फ़ोन पर बात की और रिश्ते के बारे में बताया तो उनकी उम्मीदों पर जैसे ठंडा पानी पड़ गया हो। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ देखो, मैं यह शादी नहीं करना चाहता। माँ की आवाज़ अचानक तीखी हो गई। क्यों नहीं करना चाहता? लड़की आईएएस है, तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी, घर की इज्जत बढ़ेगी। माँ, विक्रम ने गंभीरता से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि एक ही घर में 2 आईएएस होना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा? सुबह नाश्ते की टेबल पर हम फाइलें डिस्कस करेंगे या लोन की ईएमआई, और अगर दोनों का तबादला अलग अलग शहरों में हो गए तो फिर क्या करेंगे? व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेज भेजकर शादी निभाएंगे। कितनी अच्छी बात है। वाह विक्रम सर, वाह, आपने एक प्रेमी के भावना को बहुत ही बखूबी समझा। दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यदि आप विक्रम सर के जगह होते तो क्या आप भी ऐसे ही करते? चलिए आगे देखते हैं।
माँ चुप हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम इतना तर्कशील कब से हो गया है। पीछे से पापा की आवाज़ आई, अरे सुनो, फाइलें बाद में देखना, पहले शादी करो। विक्रम ने ठंडी सांस ली। पापा, आप समझ नहीं रहे, मुझे ट्रेनिंग पर ध्यान देना है, और फिर अगर एंजल से शादी की तो हर दिन ऑफिस के कंपटीशन होगा कि किसकी फाइल पहले पास हुई। क्या हम दोनों आपस में आईएएस की मीटिंग रखेंगे और उसके बाद रात के खाने की योजना बनाएंगे? विक्रम ने संजीदगी से कहा, माँ पापा, यह रिश्ता नहीं करना चाहता। एक ही परिवार में 2 आईएएस होना शायद दूसरों के लिए गर्व की बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए सही नहीं लगता। एंजल भी एक आईएएस अधिकारी है और मैं नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी के करियर और पद एक दूसरे के सामने चुनौती बने। इसके अलावा फिलहाल मैं अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहा हूँ और शादी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। विक्रम की स्पष्ट और दृढ़ आवाज़ सुनकर उसके माता पिता कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए। उन्होंने विक्रम की बातों में तर्क पाया, लेकिन फिर भी मन में एक हल्की सी निराशा थी। आखिरकार उन्होंने एंजल की मां से विनम्रता से माफ़ी मांगते हुए कहा, विक्रम का फैसला यही है, हम उसके निर्णय का सम्मान करते हैं। हमें खेद है कि यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। एंजल की मां के चेहरे पर हल्की निराशा आ गई, लेकिन वह यह समझ गई कि यह रिश्ता उनकी उम्मीदों के अनुसार नहीं हो सकेगा। उन्होंने बुझे मन से विदा ली और घर वापस लौट आई। दोस्तों, आप इस कहानी को सुनकर, इस पाठ को सुनकर आप एक बात तो समझ गए होंगे। एक प्रेमी सफल हुआ इस शादी को रुकवाने में, और एक शादी जिसकी तय हो रही थी, एक लड़का जिसकी शादी तय हो रही थी, वह एक प्रेमी के मन की बात को समझ लिया। ये बहुत ही अच्छी बात हुई। यदि आप इन दोनों की जगह होते, एंजल की जगह आप होती या फिर विक्रम सर की जगह आप होते, तो आप क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, थोड़ा सा समय निकाल कर। चलिए अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। अगला पाठ है अगला प्लान। 7वां पाठ है हमारा अगला प्लान। चलिए आपको पढ़कर सुनाते हैं। एंजल मेरे सामने बैठी थी, चेहरे पर एक शरारती मुस्कान और आंखों में हल्की सी चमक। उसने जैसे ही बात शुरू की, मुझे लगा कि कुछ दिलचस्प सुनने को मिलेगा। अरे मम्मी, कल पाली गई थी, एंजल ने कहा। क्या पाली? कोई नया मंदिर देखने? मैंने हंसते हुए पूछा। नहीं, मंदिर नहीं, मेरे लिए लड़का देखने। एंजल ने जैसे बम फोड़ा हो। लड़का? और मम्मी? मैंने चौंकते हुए पूछा, क्योंकि मैं अपनी होने वाली भविष्य की सास का यह नया शौक सुनकर थोड़ा हैरान था। एंजल ने सिर हिलाया। हाँ, लड़का? वो आईएएस है, 2021 बैच का। मम्मी को मेरी नागौर वाली दूर की मौसी के परिचितों ने सुझाया था, तो मम्मी पूरे जोश से लड़के को देखने गई थी। अरे वाह, तो फिर क्या हुआ? पहली नज़र में भाग गया क्या? मैंने मजाक करते हुए पूछा। एंजल ने अपनी हंसी को मुश्किल से रोकते हुए कहा। जब शाम को वापस लौटी तो मुंह फुला के बैठी थी, जैसे किसी ने उनकी पूरी आइसक्रीम खा ली हो। क्या? ऐसा क्या हो गया? मैंने उत्सुकता से पूछा। मैंने सोचा पूछ ही लूं कि लड़का वो कैसा था, तो बड़ी रुखाई से जवाब दिया। देख आए, मैंने और कुरेदा तो पता चला लड़के ने मना कर दिया। क्या? लड़के ने मना कर दिया? क्यों? मैंने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा। अरे लड़के ने कहा कि एक ही घर में 2 आईएएस अधिकारी नहीं चाहिए। सोचो, मम्मी के मुंह पर ठप्पा लग गया कि अब वे भी मना हो सकती हैं। एंजल अब जोर से हंस रही थी। क्या? तो मम्मी ने क्या कहा? कुछ नहीं, बस गुस्से में बड़बड़ा रही थी। कौन लड़का है ये जो मुझे नो कह सके? जैसे मम्मी की जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान हो गया हो। एंजल हंसी से लोटपोट हो रही थी और मैं भी खुद को नहीं रोक पाया। तो फिर मम्मी ने क्या किया? मैंने मजाक अंदाज में पूछा। कुछ नहीं,
बस टीवी के सामने बैठ गई और न्यूज़ चैनल देखने लगी, जैसे अब दुनिया में और कुछ बचा ही नहीं। एंजल ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, अरे यार, मम्मी तो अब नई चुनौती मिल गई। मम्मी को तो अब नई चुनौती मिल गई है। अब वे आईएएस छोड़कर लड़के की माँ से प्रतियोगिता करेंगी। मैंने चुटकी ली। हाँ, हो सकता है। और अगली बार जब वो मेरे लिए लड़का देखे तो मम्मी के पास बेटी आईएएस होने का एक नया तर्क भी होगा और कहेगी, देखो, घर में 2 आईएएस होना शुभ माना जाता है। एंजल ने अपनी हंसी को काबू करते हुए कहा, तो अब मम्मी का अगला प्लान क्या है? मैंने पूछा। अगला प्लान? अब मम्मी कह रही हैं कि अगले हफ्ते किसी आईपीएस लड़के से मिलवाएगी। आईपीएस? वाह, मम्मी तो अब पूरा यूपीएससी कवर करने वाली हैं। मैंने ठहाका लगाते हुए कहा। हाँ, और अगर आईपीएस भी मना कर दे तो शायद सेना में लेफ्टिनेंट में किसी से मिलने जाएंगी। देशभक्त लड़का चाहिए कहकर देश सेवा की नई शपथ लेंगी। एंजल ने हंसते हुए जवाब दिया, चलो, मम्मी के पास नई प्रेरणा तो है। लड़के को तो शायद पता भी नहीं होगा कि उसने रिश्ते को रिजेक्ट करके एक आईएएस अधिकारी की माँ की भावनाओं पर कैसे चोट की है। बिल्कुल, लेकिन मम्मी हैं, संभल जाएंगी। हो सकता है अगले हफ्ते आईपीएस को राजी करने के लिए कोई नया प्लान बना रही हूँ। मम्मी कह तो रही थी कि एक आईपीएस मेरी नज़र में है, अच्छे घर से है। एक सप्ताह बाद की बात है। गुवाहाटी में एक छोटे से कैफ़े में हल्की सी गर्माहट भरा माहौल थी। एंजल अपनी फॉर्मल आईएएस अदा में टेबल पर बैठी थी, आंखों में हल्का सा शरारत भरा अक्स। उसके सामने सुनील 2019 बैच का एक गंभीर आईपीएस अधिकारी बैठा हुआ था। उसका चेहरा संजीदा था, जैसे किसी ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहा हो, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस ऑपरेशन की स्क्रिप्ट पहले ही किसी और के हाथ में थी। तो आप भी सिविल सर्विसेज में हो, यह तो अच्छी बात है। हमें घर में सामंजस्य बैठाने में आसानी होगी, सुनील ने कहा। हाँ, सही कहा, सामंजस्य तो जरूरी है, एंजल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। तभी मेरी और एंजल की प्लानिंग के मुताबिक मैंने कॉल किया और एंजल ने एक नाटकीय अंदाज में फ़ोन उठाया। अरे, तुम क्यों फ़ोन कर रहे हो? अभी तो मैं मीटिंग में हूँ। सुनील ने थोड़ी हैरानी से एंजल की तरफ देखा, जैसे उसने किसी गुप्त संदेश को पकड़ लिया हो। एंजल ने झूठ मूठ के गुस्से में कहा, क्या फिर वही बात? मैंने कहा ना, मैं मिल रही हूँ, तुम चिंता मत करो, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। उसके चेहरे पर एक नकली गंभीरता थी और मैं दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए अपनी लाइनें बोलता गया। नहीं, तुम उसे बता दो, सच बताने का यही सही समय है। एंजल ने गहरी सांस ली और सुनील की तरफ देखा। दरअसल मैं इसे नहीं बताना चाहती थी, पर सच ये है कि हम दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। सुनील का चेहरा देखकर ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया अचानक पलट गई हो। उसने अपनी गर्दन हल्के से उचकाई, जैसे कोई पेचीदा मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। क्या आप दोनों मुझसे मिलने की? तो फिर मुझसे मिलने की क्या मतलब था? एंजल ने बड़ी मासूमियत से कहा। अरे, मेरी मम्मी का कहना था बस मिल लो, बात कर लो, आगे देख लेंगे। लेकिन अब ये लड़का, उसने फ़ोन की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझसे प्यार करता है और मैं इससे, तो आप समझ ही सकते हैं ना। अब तक सुनील का सख्त आईपीएस वाली मुद्रा पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसने हल्की सी हंसी में अपने हाथ उठाते हुए कहा, अरे भाई, अगर पहले से सब तय था तो मुझे क्यों इस मिशन पर भेजा? मैंने फ़ोन से ही चुटकी ली। सर, ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, हर मिशन आसान नहीं होता। हम सभी हंस पड़े। सुनील ने फिर आराम से अपनी कुर्सी की पीठ से टेक लगाई। चलो भाई, अगर प्यार का मामला है तो मैं तो बाय डिफ़ॉल्टर बाहर हूँ। वैसे भी मेरे डिपार्टमेंट में रोमांस के लिए टाइम नहीं होता। एंजल ने राहत की सांस ली और कहा, आपका समय जाया किया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ।
पर कभी कभी मम्मियाँ भी हमसे कुछ करवाने की जिद करती हैं। सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे भी एक किस्सा मिल गया। अब जब मेरे दोस्त पूछेंगे कि क्या हुआ, तो मैं कहूँगा एक आईएएस और एक आईपीएस की मुलाकात में प्यार पहले से ही तय था। प्यार पहले से ही तय था, पर सिर्फ गलत बंदे से। प्यार पहले से ही तय था, बस सिर्फ गलत बंदे से। चलिए अगला पार्ट है नज़दीकी। अगला 8वां पार्ट है, 8वां चैप्टर है नज़दीकी। इसको सुनिए। यदि कहानी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी आपका दोस्त इसे सुनना चाहता है उसे अवश्य शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। बारिश मूसलाधार बरस रही थी, जैसे आसमान की सारी सीमाएं टूट गई हों। हर बूंदें जैसे किसी गीत की धुन बनकर धरती से टकरा रही थी, और हवा का हर झोंका उस धुन को और भी गहरा बना रहा था। एंजल की चेतना भी बारिश के साथ साथ भीगने लगी थी। उसकी आंखें नम थी, लेकिन उनमें एक अलग सी चमक थी। बारिश की ठंडी बूंदें उसकी गर्म त्वचा पर गिर रही थी, और उसका सारा वजूद जैसे किसी अदृश्य संगीत की धारा में बह गया था। वो मेरे करीब आई। उसकी सांसों की गर्मी महसूस होने लगी। उसकी थरथराती आवाज़ बारिश की आवाज़ में गुम हो रही थी, जैसे कोई खोई हुई सदा जो वापस लौटना चाहती हो, लेकिन बारिश के शोर में दब जाती हो। वो मेरे और करीब आई, और फिर उसने अचानक अपना सिर मेरे सीने पर रख दिया। उसके गीले बाल मेरे चेहरे से टकराए, और एक मीठी सी खुशबू मेरे भीतर समा गई। उसकी नज़दीकी में एक ऐसी खामोशी थी जो हर शोर को पीछे छोड़ रही थी। मेरे हाथ अनायास ही उसके गिर्द बांधने लगे। पहले हिचकिचाहट थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो हिचकिचाहट भी दूर होती गई। मेरा बाहों का घेरा अब उसके चारों ओर कसने लगा था, जैसे हम दोनों किसी अदृश्य डोरी से एक दूसरे से बंध गए हों। उस पल में सब कुछ थम गया था। बारिश की झंझनाहट, हवा का शोर, यहाँ तक कि हमारे दिलों की धड़कनें भी मानो एक ही लय में धड़क रही थी। मैंने उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। बारिश की ठंडक उसकी गीले बालों से होती हुई मेरे होठों को छू रही थी, लेकिन उसके माथे की गर्मी मेरी आत्मा तक पहुँच रही थी। उस एक छोटे से स्पर्श में सारी बातें सिमट गई थी। वो कुछ कह नहीं रही थी, और मैं भी खामोश था, लेकिन इस खामोशी में एक अदृश्य संवाद हो रहा था। उसकी धड़कनें मेरी धड़कनों से मिल रही थी, और उसकी सांसों की गर्मी मेरे भीतर उतर रही थी। मेरे होंठ अब उसके बालों पर भटक रहे थे, जैसे मैं उसकी खुशबू को आत्मसात कर लेना चाहता था। उसके बालों की रेशमी नरमी और उनकी खुशबू मेरी सारी प्यास बुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं और भी ज़्यादा चाहता हूँ। मैंने उसके माथे को फिर से चूमा, और फिर उसके गालों पर, जैसे मैं उसके हर दर्द को, हर बेचैनी को चूम कर मिटा देना चाहता था। उसने धीरे से अपने होंठ मेरे तपते हुए होठों पर रख दिए। वो एक हल्का सा स्पर्श था, लेकिन उस स्पर्श में मेरा सारा आकाश और धरती सिमट गई थी। उसकी गर्मी और मेरी प्यास एक हो गई थी, जैसे दो धारा एक नदी में मिलकर एक हो जाती हैं। उसके होठों पर एक मिठास थी जो मेरी सारी बेचैनी को शांत कर रही थी। उस पल में दुनिया का हर शोर, हर दर्द, हर खौफ कहीं गायब हो गया था। बारिश अभी भी पूरे वेग से बरस रही थी, लेकिन अब वो शोर नहीं कर रही थी। अब वो एक मधुर संगीत बन गई थी, और हम दोनों उस संगीत में पूरी तरह खो चुके थे। उसने अपने होठों से मेरे होठों की प्यास बुझानी शुरू कर दी थी, और मैं उसकी गर्म सांसों में पूरी तरह खो गया था। उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी, और उसके होठों की नरमी मुझे उस दुनिया में दूर ले जा रही थी।
उस दुनिया से दूर ले जा रही थी जहां कोई दुख, कोई खौफ नहीं था। उस पल में मैं सोच रहा था कि कब वो सिर्फ एक साथी से बढ़कर मेरे दिल की धड़कन और फिर रूह की हमसफर बन गई, ये मुझे कभी पता नहीं चला। उसका हर स्पर्श, हर सांस, हर धड़कन मुझे और भी गहरे में खींच रही थी। उसके होठों की तपिश मेरे भीतर की सारी बेचैनियों को पिघला रही थी और मैं उसके साथ इस नीली रातों में बहुत पूरी तरह डूब चुका था। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में बंधे खड़े रहे। बारिश अब भी हम पर गिरती रही, लेकिन अब वो हमें छू नहीं रही थी। उस पल में सिर्फ हम थे और हमारा प्रेम, जो इस बारिश से भी गहरा और इस हवा से भी तेज था। ये पाठ भी दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है। आप इस कहानी को सुनकर ये समझ पा रहे होंगे कि प्रेम की व्याख्या कैसे की जा सकती है और कैसे एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका के साथ रहना चाहिए, कैसे उसके साथ दुर्भाव या व्यवहार करने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला 9वां पाठ है हमारा, 9 चैप्टर है मसूरी में हम। मसूरी में हम, चलिए देखते हैं। पाठ का नाम से तो लग रहा है बहुत ही अच्छी स्टोरी होगी। चलिए देखते हैं। अगस्त का महीना था। मसूरी की पहाड़ियाँ बारिश की बूंदों सी चमक रही थी। हरे भरे पेड़ों के बीच बादलों का हल्का सा पर्दा खींचा हुआ था, जैसे प्रकृति ने खुद को एक नर्म चादर से ढक लिया हो। लबासना ट्रेनिंग सेंटर अपनी पूरी शान में था और उसकी इमारतों के बीच से गुजरते हुए हर किसी को एक अलौकिक शांति का अनुभव होता था। अक्सर एंजल अपनी ट्रेनिंग में व्यस्त रहती, लेकिन हम फिर भी समय निकालकर एक दूसरे से मिल लेते। उनकी आंखों में मसूरी की उन पहाड़ियों जैसी गहराई और उस बारिश की बूंदों जैसी ताजगी झलकती थी। जब मैं उनके पास जाता तो उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आती जो मुझे हमेशा खींच लाती थी। उस दिन जब मैं लबासना पहुंचा, बारिश की बूंदें पेड़ों से झर रही थी और चारों तरफ हरियाली फैली थी। ट्रेनिंग सेंटर के सामने बैठकर हम दोनों बारिश की रिमझिम का आनंद ले रहे थे। एंजल ने हल्के स्वर में कहा, यहाँ की शांति और यह मौसम कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारी बातचीत के बीच मौसम की खुशनुमा ठंडक में एक अजीब सा रोमांस था, जिसमें हर शब्द, हर पल बारिश के साथ बहता चल रहा था। उसी दिन यानी 12 अगस्त को शेरशाह मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर गई। एंजल और मैं शाम को अमेजॉन प्राइम शेरशाह फिल्म देख रहे थे, जो कैप्टन विक्रम बन्ना की बायोपिक थी। स्क्रीन पर उभरती हुई तस्वीरें और संवाद हमें गर्व और सम्मान से भर रहे थे। विक्रम बत्रा के अतुलनीय साहस और पराक्रम की कहानी ने हमारे दिलों को छू लिया था। एंजल ने मेरा हाथ थामते हुए धीमे से कहा, विक्रम बत्रा का साहस वाकई बेमिसाल है। फिल्म में दिखाए गए हर दृश्य ने हमें अपने देश पर गर्व महसूस कराया। जब विक्रम बत्रा दुश्मनों के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगाते हुए दिखाया गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एंजल ने मेरे कंधे पर सिर रखकर कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि प्यार में भी कुछ ऐसा ही साहस होना चाहिए? मैंने उसके बालों को हल्के से सहलाते हुए कहा, प्यार में साहस होता है एंजल। जिसे पाना हो मुश्किल, वही सच्चा प्यार है और हमारे प्यार में भी वही जज्बा है। फिल्म के रोमांटिक दृश्यों ने हमें अपनी कहानी की याद दिला दी। विक्रम और डिम्पल की मासूम प्रेम कहानी हमें अपने प्यार के शुरुआती दिनों में ले गई। मैंने एंजल की ओर मुड़ते हुए कहा, हमारा प्यार भी शेरशाह की तरह सच्चा और अमर है। हमसे मिलो कभी, हमें भी ख्याल हो तुमसे बिछड़कर किस हाल में रहेंगे। एंजल ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा, तुम्हारी बातें दिल को सुकून देती हैं। दिल से दिल की राहें मिलें तो मुश्किलें आसान हो जाएं।
हम दोनों ने हाथ में हाथ डालकर फिल्म देखना जारी रखा। विक्रम बत्रा की कहानी ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि सच्चा प्यार और साहस किस तरह से जीवन को मायने देते हैं। फिल्म के अंत में जब विक्रम बत्रा ने अपनी अंतिम बलिदान के साथ दुश्मनों को हराया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। एंजल ने मेरी ओर देखते हुए कहा, वो सच्चा हीरो था और तुम मेरी हीरो हो, तुम मेरे हीरो हो। मैंने उसके हाथों को चूमते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है एंजल। हर एक लम्हा जो तेरे साथ बीतता है वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन जाता है। एंजल ने मेरे गाल पर हल्के से थपकी दी और कहा, तुम्हारे बिना मैं भी अधूरी हूँ, तेरे बिना ये जिंदगी अधूरी अधूरी सी लगती है। फिल्म खत्म होते ही हम दोनों ने हाथों में हाथ डाले सिनेमा हॉल से बाहर कदम रखा। बाहर चांदनी रात थी और ठंडी हवा चल रही थी। हवा में पसरी ताजगी हमारे दिलों में एक नया जोश भर रही थी। विक्रम बत्रा की कहानी ने हमें प्रेरित किया था कि हम अपने प्यार को और भी मजबूती से निभाएं। मैंने एंजल का हाथ थामते हुए कहा, हमारी कहानी भी शेरशाह की तरह अमर होगी। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, यह वादा है हमारा। एंजल ने मेरे कंधे पर सिर रखकर कहा, तुम्हारे साथ हर सफ़र खूबसूरत है, तुम्हारे साथ हर लम्हा जैसे एक कहानी है। मैंने कहा, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी सूनी राहें जैसी है। तुम हो तो सब कुछ है, हर रास्ता आसान है जब तेरा हाथ मेरे हाथ में हो। एंजल ने मेरी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा साथ पाकर मुझे एहसास होता है कि सच्चा प्यार वही है जो हर दर्द में साथ निभाए। हमने एक दूसरे की ओर देखते हुए कहा, हमेशा साथ रहेंगे, हर मुश्किल को मिलकर सामना करेंगे। एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार का सफ़र हमेशा खूबसूरत होता है जब हम साथ हों। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे दिल के सबसे करीब है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा साथ पाकर मैं खुद को सबसे खुशकिस्मत मानता हूँ। तुम्हारे बिना ये ज़िंदगी अधूरी है, तुम्हारे साथ ही इसे पूरी करना है। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए महसूस किया कि हमारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे विक्रम बत्रा ने अपने प्यार और देशभक्ति को एक साथ निभाया, वैसे ही हम भी अपने प्यार को हमेशा संजीदगी से ही निभाएंगे। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए, अपने प्यार की कहानी को और भी गहराई से जीने के लिए। लबासना का ट्रेनिंग का आखिरी हफ्ता चल रहा था। अगस्त की ठंडी बारिश में ट्रेनिंग सेंटर के ऊंचे पहाड़ और हरियाली एंजल के बेंच को अलविदा कहने की तैयारी कर रहे थे। एंजल का चेहरा कुछ थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उस दिन जब हम शाम को कॉफ़ी पीते हुए बैठे थे, एंजल ने मुझे अचानक एक खुशखबरी सुनाई। 17 अगस्त को ट्रेनिंग खत्म हो रही है और हफ्ते भर बाद मैं दिल्ली आ रही हूँ। 3 महीने वहीं रहूँगी, सहायक सचिव के तौर पर ट्रेनिंग होगी। मैंने उसकी बातें सुनी और मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। दिल्ली में, इसका मतलब हम और भी मिल पाएंगे, मैंने उत्साह से कहा। एंजल हंसी। हाँ, उसकी बातों में हल्की चुहल थी, लेकिन साथ ही सुकून भी। दिल्ली में 3 महीने का समय, मैंने सोचा यह मौका होगा हमारे रिश्तों को और मजबूत करने का। मैंने उसे देखते हुए मन ही मन यह तय किया कि मैं इन 3 महीनों को यादगार बनाऊंगा। कितनी अच्छी प्रेम कहानी है ना, शायद किसी किसी की हो सकती है। ये पाठ भी यहीं पर ख़त्म होता है और इस वीडियो को भी मैं यहीं पर अंत करता हूँ। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका सपोर्ट मिलता रहा तो मैं किताब को खरीद कर आपको हर किताब की कहानी सुनाने का प्रयास करूँगा। बस आप हमें किताब का नाम और थोड़ा सा कैप्शन उसका हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, जो कि हमारा अगला पाठ 10वां पाठ होगा 1000 करोड़। 10वां पाठ होगा 1000 करोड़। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपने परिवार के साथ समय बिताएं, अपने परिवार का ख्याल रखें।